सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो किसी भी दिन आउट हो सकता है। आप सभी को पता है डेट जो है वो आ चुकी है, यानी पेपर जो है वो हमारा 8 फरवरी 2026 को होगा, ये गारंटेड है ना। तैयारी करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा। मैंने एग्जाम पैटर्न को लेकर सारी बातें पहले से बता दी हैं, और अगर आपने पहले एग्जाम पैटर्न को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, देन आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। आपको पता है केवल हमारे पास नवंबर दिसंबर एंड नवंबर, क्या नाम, अभी हमारे पास केवल अक्टूबर तो फिनिश हो गया ना, नवंबर दिसंबर एंड जनवरी है। 8 फरवरी को तो पेपर हो ही जाएगा, है ना। तो केवल आपके पास गिने चुने 3 महीने बचे हुए हैं, उनमें आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि एक बेहतर स्कोर आएगा हमारा, है ना। चलते हुए स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में कुछ सीडीपी, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हर सेट में रिपीट होते हैं। मतलब आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के किसी भी सेट को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। चलते फिर स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। और देखो, पढ़ने का तरीका हमारा ये रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन का हम रोट मेमोराइजेशन नहीं करेंगे। मतलब क्या हम कहते हैं कि जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन के आंसर नहीं रटेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि उससे मिलता जुलता कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तब भी हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो उस वे में हम पढ़ने के जा रहे हैं। चलिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, हो सके तो नोट्स बनाते रहना। और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करूंगा। 110% कह रहा हूं। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए जरा। सीडीपी पढ़ने जा रहे हैं, बाल विकास पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है बाल विकास में जहां बच्चा एक्टिव हो 99% वहीं पे जाइएगा, 100% जो है ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि एक पिछड़े परिवार में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी। यानी पिता है, एक फादर है, जिन्होंने अपनी पुत्री को क्या किया हुआ है, अपनी बच्ची को स्कूल जाने से मना कर दिया। मतलब एक फादर जो है, उन्होंने अपनी डॉटर को क्या किया है, स्कूल जाने से मना किया है, रोका हुआ है। कह रहे हैं कि बेटी ने कहा कि कॉलेज जाने से मुझे मदद मिलेगी। किस चीज में मदद मिलेगी? मतलब जब एक पिता ने एक बच्चे से कहा कि जो है कॉलेज जाना उसका बंद करवा दिया, तो एक बेटी कहती है कि मुझे कॉलेज जाने दीजिए तो मुझे मदद मिल जाएगी। किस चीज में? क्या वो सामाजिक अड़ होगा, क्या वो चिंता होगी, मूल्य संघर्ष होगा, आक्रमण होगा? क्या इन चीजों का कोई महत्व है? स्कूल जाने से चिंताएं थोड़ी ना बढ़ेंगी ना, और ना ही कोई मूल्य संघर्ष की बात हो रही है, और ना ही कोई आक्रमण की बात हो रही है। सिंपल फंडा में बच्ची कह रही है कि अगर मैं स्कूल को जाऊंगी तो मुझे सामाजिक अड़ में मदद मिलेगी। सामाजिक अड़ एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे क्या होता है, हम सीखते हैं, लोगों के बीच में रहना सीखते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बातें करते हैं। सामाजिक अड़ का मतलब ये होता है कि समाज में जहां पे ढेर सारे लोग उनके बीच में हम अपने आप को रख पाते हैं और तौर तरीके समझ पाते हैं समाज के, है ना। तो इसी बात पे बच्ची ने कहा हुआ है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो मुझे सामाजिक अड़ में हेल्प मिल जाएगी। अब सामाजिक अड़ की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्राइमरी एजेंट क्या होता है और सेकेंडरी एजेंट क्या होता है। यानी प्राइमरी एजेंसी कौन सी होती है और सेकेंडरी एजेंसी कौन सी होती है, तो पता कर लीजिएगा। जब भी आपके सामने फैमिली का नाम आ जाएगा कि परिवार जो होता है वो प्राइमरी एजेंसी होती है, परिवार जो होता है वो प्राइमरी एजेंसी होती है। क्या होती है? प्राइमरी एजेंसी। और अगर आपके सामने मीडिया आ जाए, क्या आ जाए? अगर आपके सामने मीडिया आ जाए और अगर आपके सामने स्कूल आ जाए, तो ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी एजेंसी है। और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है जितना मैं कहूं, है ना। मतलब सबसे पहले आपका प्राथमिक सोशलाइजेशन जो होता है वो परिवार में होता है, उसके बाद में मीडिया होती है, समाज, मीडिया की बात करें, स्कूल की बात करें, तो ये क्या है? द्वितीयक सोशलाइजेशन है। क्लियर? इससे भी क्वेश्चन आता है हर बार। और इसका आंसर क्या होगा? आपको पता होगा कि फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए, अब आपको ये भी समझ में आ गया कि सामाजिक अड़ क्या है। अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या अगर बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और हर सेट में रिपीट होते हैं, और ये 26 में जरूर जरूर आएंगे। चलो, एक यहाँ पे आपको अभिकथन दिया गया है और आपको एक रीजन दिया गया है। आपसे पूछा गया है दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए गलत हैं। बताइए, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ए का क्या है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बात कही गई। चलो, स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ है, किशोरावस्था के दौरान व्यक्तियों को एक पहचान संकट का अनुभव होता है जो उनके व्यक्तित्व को आकार देता है। बिल्कुल सही बात बोली गई है कि किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे ये मन में आ जाता है, यार हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हमारा करियर क्या होगा। मतलब एक डर जैसा रहता है कि हमारी लाइफ में आगे होगा क्या, है ना। तो इन चीजों के लिए उसके मन में एक डर जैसा रहता है, एक अनुभव लेना चाहता है। मतलब वही बात कही जा रही है कि किशोरावस्था के दौरान जैसे जैसे आप किशोरावस्था किशोर होते हो, वैसे वैसे आपके मन में पहचान बना, अपनी पहचान जो होगी आगे क्या होगी फ्यूचर में, क्या हम कुछ बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इन चीजों के बारे में बात कही गई है। तो एकदम सही बात है।
ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। चलो अब इसका कारण देखते हैं। लिखा हुआ है किशोरावस्था में पहचान का संकट इस उम्र में होने वाले शारीरिक विकास में तेजी और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। मतलब क्या किशोरावस्था में हमें अपने करियर की टेंशन होती है, तो क्या ये हार्मोनल है? आप बताओ। मतलब अगर जो हमें अपनी पहचान बनानी है, अपना करियर बनाना होता है, तो इसलिए हो रहा है कि हमारे हार्मोन चेंज हो रहे हैं, ऐसा है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बट ये ठीक नहीं है यहाँ पे। मतलब ये एकदम प्योरली ठीक नहीं है कि हमारे देखो हार्मोनों की वजह से कुछ ना कुछ तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बट ऐसा नहीं कि हमारे करियर में क्या होगा। इन चीजों के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ए और आर दोनों सही, ये तो गलत हो गया, दोनों सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बात ठीक है। यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि ए सही है लेकिन आर जो है वो ए का एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप इजीली समझ पा रहे हो, आपने डीएलएड किया होगा, बीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, कुछ भी किया होगा, इतनी सेंस तो आपके अंदर होगी कि हमारे करियर में हमें टेंशन है, आगे कुछ बनने के लिए टेंशन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हार्मोन चेंज हो रहे हैं, इस वजह से प्योरिटी हम जो है अपने आप को अपसेट महसूस कर रहे हैं कि यार हम कुछ बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं। कोई डाउट हो क्वेश्चन का तो आप मुझे कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करूंगा। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, हम क्वेश्चन को भी देख लेंगे। हालांकि कोई भी दिक्कत हो, भले ही हम लाइव नहीं है लेकिन हम आपकी बात को पूरी सुनेंगे, जो भी आप कमेंट में कहेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। देखो कह रहे कि 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास अलग अलग अधिगम की शैली और अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण है। यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कौन सी है? यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो कौन सी है। अब चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि जहां पे बच्चा प्योरली एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने यही बोल दिया हो कि 15 बच्चों की कक्षा है जहां पे बच्चे कैसे अलग अलग अधिगम की शैली वाले हैं, यानी अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। अलग अलग प्रकार से ऐसे बच्चे जो डिफरेंट टाइप से सीखते हैं, उनको एक विधि से आप सिखा नहीं पाओगे। मतलब विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं 15 बच्चों में, कोई अलग बच्चा है, कोई अलग बच्चा है, डिफरेंट तरीके के सीखने वाले बच्चे हैं, अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा यानी कौन सा आप उपागम यूज करोगे जिससे बच्चे सारे समझ जाएं आपकी बात को। यानी आप एज अ टीचर कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करोगे या कौन सी युक्ति का यूज करोगे जिससे सारे बच्चे एक्टिवली सीख जाएं। चलो अब ऑप्शन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ योजना विकसित करना। मतलब एक शिक्षण प्रणाली मतलब एक ही उपागम यूज करोगे तो सबको कहां समझ में आएगा? डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है यार, क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस जो जब आप दोगे तब वो समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही शिक्षण प्रणाली हम यूज करे जा रहे हैं, एक ही मेथड से हम सबको पढ़ा रहे हैं, एक ही डंडे से सबको हाँक रहे हैं, क्या सही है? नहीं ना। आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करना है, सभी के अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसा नहीं कि हम तो ऐसे ही टीचर हैं और हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते। चलो अब 2 हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी जरूरतें क्या हैं। बिल्कुल सही बात है। एज अ टीचर हम बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमें यह पता चले कि बच्चे का दायरा क्या है, मतलब बच्चा कहां तक सीख चुका है, उनकी जरूरतें कहां तक हैं। उन चीजों को जब हम जानने की कोशिश करेंगे तब एटलीस्ट हम ये पता कर पाएंगे कि उनको क्या नीड है, कि हम किस तरीके से और पढ़ाएं ताकि उनको अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आए। समझ में आ रहा होगा होपफुली। तो ये ऑप्शन हमारे लिए बेटर है क्योंकि ये बच्चों के हित में बात कही जा रही है कि बच्चा जहां पे अटक रहा है उनके अकॉर्डिंग आप अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करिए, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कराइए ताकि बच्चा आपकी बात को समझ जाए। कहने का मतलब है देखो सारी बातों को घुमा के जड़ एक ही बात आ रही है कि सभी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ये नहीं कि हम एक ही जैसे सबको हाँ कर रहे हैं, एक ही एग्जाम्पल देना, आपको डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल देना पड़ेगा क्लास में ताकि सारे बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकें। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे तो ठीक होंगे ना। कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना, ठीक बात है। यानी कक्षा के बच्चों में जो भी चीज जरूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग जो है अपनी योजनाएं बनाना कि हम ऐसे पढ़ाएंगे। एक ऐसी पाठ्य योजना को विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी हम ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को जिसमें सभी अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं। दैट मीन ठीक है। चलते हैं आगे, समझते हैं आगे क्या बात कही जा रही है। अगर सेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस बार आपको अजर्सन और रीजन थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं बिकॉज इस बार आपको थोड़े से ज्यादा मिलने वाले हैं अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है, पता है आपको। तो सिलेबस जब चेंज होगा नहीं तो क्वेश्चन पूछने का दायरा थोड़ा चेंज हो जाता है, आपको पता है ना। जब एक ही किताब बार बार एक ही चीजें हैं, सीडीपी हिंदी इंग्लिश साइंस वगैरह, जब हमारी एक ही चीजें हैं तो सिलेबस चेंज नहीं तो क्वेश्चन पूछते थोड़ा डिफरेंट टाइप से हैं, है ना। तो इस बार मैं अपने सेशन पे जितने भी अपने वीडियो मतलब जितने भी मैं वीडियो ला रहा हूँ हर बार उन्हीं क्वेश्चंस को ला रहा हूँ जिनकी उम्मीद है इस बार सीटेट में आने की, है ना। तो अगर इस बार तो आपको पास करना ही करना, ये तो गारंटी है। चलिए अभी कथन हमारा क्या कह रहा है, फिर से एक रीजन है
और एक हमारा स्टेटमेंट है। देखो, अभिकथन कह रहा है कि सरकारी खेल के माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, गेम खेलते हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका संज्ञान भी बेटर होता है, दिमाग भी, यानी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। जब आप ग्रुप में खेलते हो भाई, जब आप ग्रुप में काम करोगे, ग्रुप में खेलोगे, कोई एक्टिविटी करोगे, तो आप उनके जो भी बातें होती होंगी उनको भी आप बोलोगे, उनकी बातों के आंसर भी दोगे। तो यहाँ से क्या होगा भाई, गेम हो रहा है, रोल प्ले हो रहा है, वहां पे आप सीख ही रहे हो, आपका दिमाग ही बेटर हो रहा है। कोई नाटक भी हो रहा है, वहां पे आपको कैरेक्टर मिलता है, तो वहां पे भी आप सीखते हो, है ना। तो ठीक बात है, ये तो कोई बुरी वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलिए, अब रीजन क्या कह रहा है, सरकारी खेल के दौर सहकारी सॉरी फॉर दैट इट्स ओके यार मेरे, सहकारी खेल के दौरान बच्चे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, यानी सहकारी का मतलब गेम, यानी आपस में खेल रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है, मतलब आपस में ग्रुप में काम हो रहा है, ग्रुप में लोग खेल रहे हैं, तो उनकी बात हो रही, सहकारी का मतलब साथ में कर रहे हैं काम, है ना। खेल के दौरान बच्चे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, क्या लिखा हुआ है कि जिनमें उन्हें नियमों का पालन करना, विचारों को साझा करना और भूमिकाओं पर बातचीत करना होता है, जिससे उनकी सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। देखो, सिंपल शब्दों में एक बात मैं आपको बताऊं, इजीली यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ऐसा गेम हो रहा है जहाँ पे ग्रुप में काम हो रहा है, ग्रुप में बच्चे खेल रहे हैं और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में संलग्न हो रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, अब जो एक्टिविटी का नियम होगा, मतलब जो भी बात आपको सिखाई जा रही होगी, उसमें कुछ नियम कानून भी होंगे, है ना, उनको भी आप सीख रहे होंगे, अपनी बातों को साझा भी करवा रहे होंगे। लिखा हुआ है ना, अपनी भूमिकाओं पर बातचीत करना, यानी जो भी आपके मन में होगा आप अपनी बात को रखोगे। तो यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल ठीक बात है कि आपकी जो क्षमताएं बढ़ेंगी, यानी संज्ञान बढ़ेगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। तो दोनों सही है, क्या बोलेंगे इसको, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक बात है, सही बात है। यहाँ पे भी संज्ञान की बात करेंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। हमारे स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में किसकी बात करी गई है। बिल्कुल भी बेचैन मत होइएगा, एकदम ध्यान से पढ़िए सारी चीजों को। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चलता हूं ताकि आप बोर ना हो जाओ, क्योंकि जब मैं धीरे बोलूंगा तो आप क्या करोगे भाई, मैं ऐसे तो हूं नहीं यार कि धीरे धीरे बोलूं कि हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास और सिखाएंगे आपको ऐसे, है तो लगता नहीं कि एनर्जी है यार, है ना। थोड़ा सा बढ़िया में लगता कि चलो पढ़ तो रहे हैं, एटलीस्ट हम, पता चले मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाने में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बात बता दूं, हमें मालूम होना चाहिए कि जो विकास होता है, यानी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया, वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होती है। कहने का मतलब हुआ दैट मीन कि जब भी विकास की बात आती है, तो वहां पे जितना पर्यावरण रोल निभाता है, उतनी ही आनुवंशिकता रोल निभाती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा खानदान, अच्छे खानदान में पैदा हुआ है, भले उसको एनवायरमेंट ना दिया होगा, लेकिन उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक उसको ऐसा परिवेश नहीं दोगे आप, तब तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता, है ना। तो वही बात इस क्वेश्चन में बोली गई, आप पढ़ लीजिए। देखो, लिखा हुआ है कि एक विशेष शिक्षक को एक ऐसे बच्चे का मामला दिया गया, यानी एक टीचर जो है, एक अच्छा टीचर जो है, जिसको एक ऐसे बच्चे का मामला दिया गया है, लिखा हुआ है, जो किसी भी कक्षा चर्चा में भाग नहीं लेता, यानी कोई भी डिस्कशन में जो है अपना पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक ऐसे टीचर हो आप, आपको एक ऐसा बच्चा दिया गया है जो बिल्कुल बुद्धू है, बुद्धू नहीं कह सकते, बिल्कुल कामचोर, ना तो वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और ना ही किसी काम का है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, मतलब किसी काम का कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट मीन। अब आगे लिखा हुआ है, एवं स्कूल के सभी शिक्षकों द्वारा उसे शरारती बच्चा कहा जाता है, यानी स्कूल में जब स्टाफ रूम में सारे टीचर्स बैठते हैं, तो उस बच्चे की बात करते हैं कि वो बच्चा शरारती है, या वो ऐसा है, वो पढ़ता नहीं है। तो आगे लिखा हुआ है, उसके अनुसार बच्चे की यह प्रकृति किसका परिणाम थी। अब सोचो, सिंपल शब्दों में समझ जाओ, सारे टीचर्स स्कूल के वो ये कह रहे हैं कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, शरारती है, सभी टीचर्स की एक ही बात है। तो वहां पे कह रहे हैं कि क्या परिणाम होगा, किस प्रकृति का परिणाम होगा, क्या वो आनुवंशिकता का हो सकता है, या वातावरण का हो सकता है, सख्त कक्षा शिक्षक हो सकता है, या उसकी आकार की हो, ऐसा आकार की तो कोई बात नहीं करी गई है, सख्त कक्षा अध्यापक की कोई बात नहीं करी गई। सिंपल फंडा है कि वो ऐसा है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिकॉज उसका ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है, या उसकी माता पिता के द्वारा उसको हेरिडिटी में वो लक्षण मिले नहीं है कि वो काम करे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए और आर, क्या नाम, ए और बी सही है, यानी हमारा कौन सा होगा, केवल ए, 1 एंड टू इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया। देखो, मैंने आपको पहले बता दिया था कि विकास की प्रक्रिया में जितना एनवायरमेंट रोल निभाता है, उतना ही हेरिडिटी निभाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज पे पूरा निर्भर होगा। अगर हेरिडिटी मिल भी गई है, तो एनवायरमेंट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जैसे होते हैं, वो अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो शुरुआत से आपने कंट्रोल में नहीं रखा होगा,
आप स्कूल में आते हो पीटीएम में, फिर कहते हो कि फोन बच्चा ज्यादा चलाता है, आपने फोन लेके दिया होगा ना, हम टीचर्स ने तो ऐसा नहीं किया होगा ना। हर पीटीएम पे, हर स्कूल में जब पेरेंट्स आता है तो यही बोलता है कि बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे फोन ज्यादा चलाते हैं। आप एज ए टीचर आप बनने जा रहे हो, आप महसूस करोगे इन चीजों को, है ना, कि बच्चा मेरा सही नहीं, बच्चा मेरा ये काम करता है, वो काम करता है। दैट मीन आपने शुरुआत में उसको माहौल नहीं दिया होगा। आप बोलते हो टीवी ज्यादा देखता है, फोन ज्यादा चलाता है, इसका मतलब क्या है, यानी आपने दिया है ना, वो इन्वायरमेंट आपने दिया हुआ है। क्यों? समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि जैसे आप होते हो, आपके बच्चे भी वैसे होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको आपने देखा होगा, बहुत सारी फैमिली देखी होंगी जहां पे बच्चों का असर ऐसा होता है, जब बच्चों के संस्कार ऐसे होते हैं जो माँ बाप को उनको कहना भी नहीं पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को? तो वही चीज है कि आपने उन बच्चों को वैसे ढाल रखा है, तभी वो वैसे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ज्यादा प्रवचन मैं नहीं दूंगा, नहीं तो फिर आप यही कहोगे कि ज्यादा सुना रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अभिकथन फिर से दिया गया है आपको और एक रीजन दिया गया है। अभिकथन में कहा जा रहा है, यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करी जा रही है, और लॉरेंस कोहलबर्ग एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है ना। तो उन्हीं के बारे में बात आई हुई है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से लेकर या निर्धारित करने तक कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं, या समझने की ओर बढ़ते हैं कि नियम और कानून लचीले हैं और उन्हें बदला जा सकता है। बिल्कुल सही बात बोली गई है कि बच्चे या किसी के मन में भी ये सारी बातें होनी चाहिए कि जो है अगर गलती करिए तो सजा तो मिलेगी, है ना। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अच्छे हैं बुरे हैं ये समझने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और आगे लिखा हुआ है नियम और कानून लचीले हैं, मतलब ऐसा कोई नियम है जो समाज के लिए बनाया गया है ना, उनके हित में ही बनाया गया है, और अगर हम उनके बारे में कुछ और समझ रहे हैं तो उनको बदला भी जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो नियम कानून वैसे ही रहेंगे, बदले नहीं जा सकते। अगर गलत चीजें हैं तो उनको बदला भी जा सकता है ना। तो ठीक बात है लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग ये बात। चलिए अब कारण लिखा हुआ है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास प्रगतिशील ढंग से चरणों में होता है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने स्टेजेस में बांट रखा है। नहीं, नैतिक विकास का जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में स्टेजेस को दी हुई है, यानी इस स्टेज में ये होगा, इस स्टेज में ये होगा, ऐसे बांट रखा है इन्होंने, है ना। तो दोनों बातें ठीक बोली गई है, चरणों में होता है। तो क्या जाएंगे, ए और आर दोनों गलत है? नहीं भाई, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। बिल्कुल सही बात है, सही व्याख्या है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में किसकी बात की गई। देखो थोड़ा सा भी पढ़ने की कोशिश करो भाई मेरे, आप ये मत कहना कि नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन पढ़ूंगा, है ना, बहुत ही गलत बात हो जाएगी। आपके पास टाइम बिल्कुल बचा ही नहीं है अगर सही मायने में देखा जाए, है ना। और जिसने अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है उनके लिए इतनी बेटर बात है कि जब तक एग्जाम होगा 8 फरवरी तक आप इतने ट्रेंड हो जाओगे कि 120 तो कहीं जाने वाले नहीं, बहुत अच्छे से आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 साल की लड़की अपनी गणित, देखो यहाँ पे कोई कोई एज मान लीजिए कि 15 साल की 12 साल की लड़की है, जो मान लीजिएगा कि एक लड़की अपनी गणित परीक्षा में असफल होने के बाद उदास हो गई। यानी कि लड़की जो है कितने साल की, अब 10-12 साल की मान लीजिएगा, कह रहे हैं कि अपनी गणित परीक्षा में असफल होने के बाद उदास हो गई और चिंता महसूस कर रही है। यानी किसी भी एग्जाम, बच्ची न मान के कुछ भी मान लीजिएगा कि कोई भी बच्चा है वो अपने मैथमेटिक्स के पेपर में फेल हो गया है और जिसकी वजह से वो सैडनेस महसूस कर रहा है, यानी मायूसी महसूस कर रहा है, उदास है। आगे लिखा हुआ है, हालांकि विकास के क्षेत्र का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। यानी देखो ये क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, समझ रहे मेरी बात को, ये क्वेश्चन बहुत बढ़ा चढ़ा के दे दिया गया। अगर क्वेश्चन में यही लाइन बोली जाती कि लिखा केवल इतना ही लिखा होता है कि कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है, यानी दूसरों के इमोशंस को आप जानते हो किसमें भाई, कौन सा होगा, भावनात्मक विकास होगा। सिंपल बात है, लड़की क्या कर रही है, सैडनेस महसूस कर रही है, मायूसी उदास है, तो ये क्या है, चिंता का तो कोई विकास होता है नहीं, और ना ही कोई यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात हो रही है और ना ही कोई नैतिक विकास की, यहाँ पे भावनात्मक विकास की हो रही, इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है कि बच्ची जो है फेल हो गई जिसकी वजह से उदास महसूस कर रही है ना। और दूसरों की भावनाओं के बारे में हम जानते हैं इसी में, क्योंकि ये इमोशनल डेवलपमेंट है, इसी में इसकी बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। चलो
क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और ये हर बार रिपीट हुआ है। देखो लिखा हुआ है, जुड़वा भाई रमेश और सुरेश के विकास की दर शुरू से ही भिन्न थी। यानी दो भाई हैं, ट्विंस हैं, जो जिनके विकास की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो दोनों में डिफरेंट तरीके से हुई है। यानी जो विकास की गति है वो दोनों में विभिन्न प्रकार से हुई है, डिफरेंट टाइप से हुई है। रमेश का सिर पहले विकसित हुआ है, यानी जो रमेश है उनका सिर पहले संभला हुआ है, यानी सेफेलोकार्डन हुआ है, उनके अंदर पहले सिर संभालना उन्होंने सीखा है। और सुरेश के कंधे और हाथ, यानी दोनों में डिफरेंट ये है कि दोनों में गति जो है वो डिफरेंट तरीके से हुई है। जो रमेश है उनका सिर पहले उन्होंने संभालना सीखा, लेकिन जो सुरेश है उन्होंने कंधे और हाथ को संभालना पहले सीखा, है ना। तो आपके अनुसार यह विकास के किस सिद्धांत का अंतर्गत आता है? मतलब यहाँ पे दिशा की बात हो रही है। यहाँ पे स्टेफेलोकार्डन की बात की गई कि सिर संभालना सीखा, कंधों को संभालना सीखा, यानी जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की गई, सिरोध पदोन्मुखी की बात की गई। तो ये क्या है? ये दिशा का सिद्धांत है। क्या का है? दिशा का सिद्धांत है। अनुमान लगाने की बात नहीं हो रही और ना ही व्यक्तिगत अंतर की बात हो रही है। विकासात्मक क्या लिखा? विकासात्मक दिशा का सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। परस्पर संबंध की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। थर्ड ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में किसकी बात करी गई। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब तो जरूर दे पाओगे। छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, बोलिए जरा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। अधिगम अक्षमता का मतलब क्या है? आप जानते होंगे डिसलेक्सिया होता है बच्चों में, डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्कैल्कुलिया होता है। ये सब क्या है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमताएं हैं। जैसे जब मैं बात करूं डिसलेक्सिया की, डिसलेक्सिया क्या होता है? लिखने में प्रॉब्लम होती है। और डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। डिस्प्रैक्सिया समझने में प्रॉब्लम होती है। ये सभी क्या है? अधिगम अक्षमताएं होती हैं। तो यहाँ पे बोला कि कौन सी नहीं है, अधिगम अक्षमता कौन सी नहीं है? पढ़ने और लिखने में अक्षमता होती है, बिल्कुल ठीक बात। तो ये सॉरी फॉर दैट, ये तो ठीक बात हो गई कि अक्षमता होती है। और लिखा हुआ है ध्यान और स्मृति की समस्या, बिल्कुल ठीक है, ये भी होती है। सामाजिक संपर्क में ठीक बात है। लेकिन बौद्धिक कामकाज में कमी, ऐसा नहीं कह सकते कि जो है जिनके अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, उनकी बुद्धि में ही कमी है, उनकी आईक्यू लेवल में ही कमी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारे पास गलत है। जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। और ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा हो कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो ये सोचना बिल्कुल गलत बात है। और क्वेश्चन नंबर 10 आप ही बताएंगे। और आज की वीडियो में क्वेश्चन 8 10 ही डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो, क्योंकि बिकॉज इतनी सारी वीडियो में डेली पर लेके आ रहा हूँ। 6 बजे वीडियो आ जाता है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और एक अच्छा खासा स्कोर लाना चाह रहे हैं तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। अक्सर 120 प्लस लाओगे तो मैं जरूर बुलाऊंगा आपको और अच्छे से पॉडकास्ट भी करूंगा आपके साथ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी से पीड़ित बच्चों के लिए कौन ये काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यानी कौन सा काम है जिनके जो बच्चे पीड़ित होते हैं एएसडी से, उनके लिए कौन चुनौतीपूर्ण हो सकता है? नियमित गतिविधियों का पालन करना, ये तो ठीक बात है, ऐसा नहीं है। संप्रेषण करना और सामाजिक रूप से बातचीत करना, विस्तृत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, सरल गणितीय समस्याओं को हल करना। यहाँ पे एएसडी की बात की गई कि एएसडी से पीड़ित जो बच्चे हैं उनको चुनौती महसूस होती है। कौन से ऑप्शन में? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। संप्रेषण करने में उनको दिक्कत होती है, सामाजिक रूप से बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। यानी जो बच्चे एएसडी से पीड़ित होते हैं, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिनके अंदर होता है, उनको संप्रेषण करना यानी लोगों से बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, अपनी बात को कहने में प्रॉब्लम होती है, ये चुनौती होती है उनके लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए, होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आउट ऑफ 10 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं आपकी बात को कि आपने कितना पढ़ा। और हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना, ताकि बहुत बेटर रहेगा आपके लिए अगर आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे और उस टाइम पे अगर आपने एक बार रिवाइज करके गए तो वहां पे हमारे लिए बहुत ही बेटर बात है। होपफुली तो आपने नोट्स जरूर बना लिए होंगे। समझ गए मेरी बात को? और कितने सही किए वो बता दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर जाइएगा, ताकि हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे। आई एम अ लर्नर, आप भी लर्नर हो, मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं, है ना। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो, लाइक वो सीटेट और यूपीटेट तो हमारा टारगेट है, उसके अलावा आप कीवीएस एनवीएस इन सब चीजों के लिए भी आप जुड़ सकते हो हमसे। मैं आपके डेली पे डेली डाउट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। टाइम को यूटिलाइज करो यार, मेरे ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर? थैंक यू सो मच।